आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग करें। सॉरी। आहा, कैसे हो तुम लोग? कह रहा गोवा की ट्रिप कैसी थी? गोवा नहीं गया था बेटा मैं जी फॉर गोवा, जी फॉर गुड़गांव, गुड़गांव नहीं था जी। हाँ जी, नॉट एट गोवा। ऑलराइट, सो कितने सवाल हम लोगों ने कर लिए थे, कई दिनों बाद मिले। आई थिंक 105 106 के आसपास हम लोग पहुंच गए थे। सो आई थिंक 107वां नहीं हुआ था, 106वां हो गया था। 106वां ही शायद आखिरी सवाल हम लोगों ने किया था। आज हम 107वां से अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। ठीक है, और 107 से स्टार्ट करें। अक्षय जी, थोड़ा भावनाएं अपनी काबू में रखें। आप लोगों की भावनाओं की वजह से ही मैं थोड़ा ऑफ पे था, सीरियसली, क्योंकि पिछली कुछ क्लासेस में जो लोग आके फालतू बातें लिख रहे थे ना, इसलिए मुझे थोड़ा ब्रेक लेना पड़ा। और लुक, अ टीचर इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग हु कम्स टू द क्लास जस्ट टू टीच यू। अगर आप मंथ का डेटा निकालोगे ना, समझे कि नहीं, सो आपको पता चलेगा कि हर महीने में 30 घंटे प्लस पढ़ा रहा हूँ, जो कि फिक्स है। सो देर इज नथिंग लाइक कि कम और ज्यादा। सवाल बस ये होता है कि मैंने ब्रेक जानबूझ के लिया, बिकॉज लुक अंडरस्टैंड, मुझे प्लस में ना वो बच्चे चाहिए जो थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टेड हो लर्निंग में। सम पीपल कम विद एजेंडा, राइट एनीथिंग इन द क्लास, तो वो डिस्टर्ब करते हैं। और ज्योमेट्री बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आई वांट टू बी इन राइट जोन टू टीच ज्योमेट्री, एंड देयरफॉर आई टुक ए ब्रेक। ओके, कि लोग अपने आप सेटल हो जाएंगे, थोड़ा सा फिर आराम से आके मन से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हर महीने मैं होली में सिर्फ 2 दिन के लिए घर जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा मंथ का एक अपना पर्सनल टारगेट होता है जो मैं हमेशा बनाता हूँ, उस महीने में वो उसको पूरा करता हूँ मैं। तो होली में मैं सिर्फ 2 दिन के लिए घर जा रहा हूँ, जाऊंगा और फिर 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। तो मुझे अपनी जिम्मेदारी पता है, और आपसे बस रिक्वेस्ट यही है कि थोड़ा सा क्लास में बिना पूरी बातें पता हुए मुझे डिस्ट्रैक्ट ना किया करें, डिस्टर्ब ना किया करें। यहाँ अगर आए तो पढ़ने आए, ठीक है, बस यही चाहता हूँ मैं, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और जो वादा मैंने आपसे किया था वो हमेशा वैलिड है। आपको पढ़ाना है, वो पढ़ाएंगे, बट सवाल ये है कि वो एम्बियंस मुझे भी चाहिए। आप पता है, चैट बंद करके पढ़ाना बहुत ही डल और बोरिंग लगता है। अगर कोई इंटरेक्टिविटी ही नहीं है तो लगता ही नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं। इससे अच्छा तो आपको वीडियो की रिकॉर्डिंग दे दें हम, ठीक है। और अगर मुझे चैट में बस वो कुछ भी कोई लिख के भेजता रहता है, तो वो चीज़ थोड़ा सा लगता है कि लोग पढ़ना ही नहीं चाह रहे। ठीक है, सो तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि मैं अनअकैडमी में एक एजुकेटर हूँ, और मेरा रोल सिर्फ एजुकेटर का है। मैं बाकी फैसले नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर। तो इफ यू अंडरस्टैंड दैट एंड बी इन दिस क्लास, देन इट विल बी बेटर फॉर एवरीवन। ठीक है, तो अब मैं चुपचाप पढ़ाने जा रहा हूँ, और प्लीज आप भी पढ़ने का कोशिश करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं छुट्टी पे नहीं गया था, मैं यूट्यूब पे क्लासेस ले रहा था। आपको अगर पता हो तो मालूम होगा, रोज पढ़ा रहा था यूट्यूब। ठीक है, तो मैं छुट्टी पे नहीं था, नॉट ऑन छुट्टी, मैं बीमार भी नहीं था, सब कुछ ठीक था। थोड़ा सा मुझे चाहिए था कि थोड़ा गैप हो और फिर वापस आए और फिर पढ़ाएं आपको। ठीक है, ऑलराइट, चलिए। एक त्रिभुज दिया हुआ है, एच हमारा एक ऑर्थो सेंटर है, ओ हमारा एक सर्कम सेंटर है ट्राइंगल का, एच ए बी एंगल दिया हुआ है, मुझे ओ सी ए एंगल पूछा गया है। अब देखिए, ये जो डायग्राम है ये जानबूझ के इस तरह से बनाया गया है कि आप कंफ्यूज हो जाएं। जैसे एच को यहां बनाने से क्या हुआ कि अगर मैं शीर्ष को एक्सटेंड करूंगा एच से मिला के, वो यहां मिलेगा इसको, लेकिन जब ये यहां मिलेगा तो ये एंगल आपको 90 डिग्री नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका ज्योमेट्री में होता है कई बार कि आपको कंफ्यूज करने के लिए पॉइंट्स ऐसे बना के दिए जाएं जो स्केल्ड डायग्राम नहीं होंगे, जहां से आपको सही चीज दिखेगी नहीं, क्योंकि ज्योमेट्री में चेन दिखती है, वो सही से दिखेगा ही नहीं आपको। इसलिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आप अपना डायग्राम बनाइए। अपना डायग्राम कैसे बनाना है मैं दिखाता हूं आपको, कैसे क्रिएट करना है अपना डायग्राम, वो बहुत ध्यान से देखिएगा। अपना जब आप डायग्राम बनाइए तो इस बात का ख्याल रखिए कि भैया ऑर्थो सेंटर को अगर मैं शीर्ष से मिलाऊंगा, अगर मैं ऑर्थो सेंटर को शीर्ष से मिलाऊंगा
यहाँ से, तो मुझे यहाँ 90 डिग्री का कोण मिलेगा। ठीक है, राइट। तो ऑर्थो सेंटर को यार ऐसे बनाओ ना कम से कम, जो ये 90 डिग्री आपको दिखे। अब सर्कम सेंटर मान लेते हैं यहाँ पर है, ओ हमारा सर्कम सेंटर है, परिकेंद्र है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये वैल्यू हमारी 18 डिग्री के बराबर है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एच ए बी, क्योंकि ये पॉइंट एच है, ये पॉइंट ए है, यहाँ पर आपका बी है और यहाँ पर आपका सी है। एच ए बी की वैल्यू आपकी 18 डिग्री है, आपको ओ सी ए का मान बताना है कितना होगा। तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये हमारा ओ है, ये हमारा सी है और ये हमारा ए है। ओ सी ए की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा सवाल इसके बाद, अगर आपने डायग्राम तमीज से बना लिया तो फिर कुछ नहीं है सवाल में, क्योंकि अगर ये 18 है, ये 90 है, तो ये 72 डिग्री यानी 72 बनेगा। और अगर ये 72 है तो आपको पता है ये वाला एंगल सर्कम सेंटर पे 144 बनता है। इन दोनों का टोटल 36 डिग्री हो जाएगा। और ये सर्कम रेडियस होने से आइसोसेलेस ट्राइंगल होते हैं। तो ये जो एंगल बनता है, ये बनता है आपका सिंपली 90 माइनस 72 विच इज 18 डिग्री। तो ये वैल्यू भी आपकी 18 डिग्री ही बन जाती है। आप चाहें तो इस बात का ख्याल रख सकते हैं कि ये इस स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी ध्यान रखा जा सकता है कि भाई ये एंगल अगर थीटा बना तो ये एंगल तुम्हारा 90 माइनस थीटा बना, तो ये एंगल तुम्हारा 180 माइनस थीटा बना कि नहीं बना, राइट। अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये 180 माइनस 2 थीटा बना। तो इन दोनों का जो टोटल है ये 2 थीटा बना, तो ये वैल्यू आपकी थीटा के बराबर ही आएगी। तो हम इसको एक स्टैंडर्ड डायग्राम की तरह भी इस सवाल को समझ सकते हैं, वो मैं अलग से बना के दिखा देता हूं ताकि आप इसको ध्यान रखें। हाँ जी, गौर से देखिएगा। लेट मी क्रिएट समथिंग लाइक दिस। तो अगर लेट से आपने बोला कि मेरे पास एक पॉइंट है जो ऑर्थो सेंटर है, ये पॉइंट मेरा ऑर्थो सेंटर, मैंने कहा कि ये पॉइंट मेरा एच यानी ऑर्थो सेंटर है, और ये एंगल मैंने थीटा बोल दिया फॉर एग्जांपल। आप ये ध्यान रख सकते हो आप कि अगर मैं ओ पॉइंट को बोलूं कि ये ओ पॉइंट मेरा लेटेस्ट से सर्कम सेंटर है, ओ पॉइंट मेरा सर्कम सेंटर है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा और ये वाला एंगल भी थीटा होगा, राइट। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये 180 माइनस 2 थीटा, इन दोनों का टोटल 2 थीटा। ये सर्कम रेडियस से आइसोसेलेस बनता है, तो ये थीटा और थीटा। तो इफ यू वांट यू कैन रिमेंबर इट। एच हमारा ऑर्थो सेंटर है, मैं लिख देता हूँ ऑर्थो सेंटर। और जो ओ है आपका, ये क्या है, ये आपका सर्कम सेंटर है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? यस। सर्कम सेंटर भी तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। कहां से? जब सर्कम सेंटर से विपरीत भुजा पे परपेंडिकुलर डालोगे तब। सर्कम सेंटर और शीर्ष को ज्वाइन करते हुए अगर लाइन खींचोगे तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होता है बेटा। सर्कम सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डालोगे तो वो बाइसेक्टर होगा, बात ठीक है तुम्हारी। लेकिन सर्कम सेंटर और शीर्ष यानी वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन विपरीत भुजा पे परपेंडिकुलर नहीं होती है, ये समझिएगा। क्लियर है सभी को? तो ये सवाल हो गया। अब आते हैं इस सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 में कह रहा है कि एक चित्र दिया है, एबीसी एक ट्राइंगल दिया हुआ है, एच हमारा एक ऑर्थो सेंटर है, तो ये हमारा ऑर्थो सेंटर हो गया। ओ हमारा सर्कम सेंटर है, ओ हमारा सर्कम सेंटर होगा, तो सेम बातचीत चल रही है अभी। बीडी हमारा डीसी के बराबर है, ये बीडी हमारा डीसी के बराबर है। ओडी की वैल्यू 4 दी है और एएच का वैल्यू आपको निकालना है। तो डायग्राम तो यहां भी आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहां भी वही समस्या है जो पिछले सवाल में थी कि एच से और शीर्ष से जाने वाली जो रेखा है ना, वो परपेंडिकुलर आपको महसूस नहीं होगी। तो मैंने इस डायग्राम को थोड़ा सा करेक्ट कर दिया। ठीक है, और थोड़ा सा डायग्राम ऐसा बनाते हैं कि क्योंकि सवाल में थोड़ा सिमिलैरिटी का भी इस्तेमाल होना है, तो लेट अस से कि डायग्राम को कुछ इस तरीके का बनाते हैं। तो मैंने कहा ये परपेंडिकुलर हो गया और ये 90 डिग्री बना, तो ये हमारा एच हुआ। यस से यस, की बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब जो बहुत मजेदार बात यहाँ की गई है कि ओ पॉइंट मेरा सर्कम सेंटर है। आपको भी पता है अगर ओ पॉइंट सर्कम सेंटर है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही एक बात बोली है कि ओ से हम यहाँ परपेंडिकुलर डाल सकते हैं इस पे। मतलब अगर हम ओ को डी से मिला दें तो ये परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि हमें पता है कि सर्कम सेंटर और सर्कम सेंटर क्या करता है, उससे अगर विपरीत भुजा को परपेंडिकुलर डालोगे तो वो बाइसेक्ट करता है उसको, यानी ओ और डी को अगर ज्वाइन करेंगे तो ये बाइसेक्टर होगा, वो तो दिया ही हुआ है, डी मिड पॉइंट है इसका। तो नेचुरली ये परपेंडिकुलर हो गया। क्या ये बात सभी को समझ में आई? अच्छा, बीडी हमें डीसी के बराबर दिया हुआ था, इसलिए मैंने कहा कि चूंकि डी इसका मिड पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर होगा, तो 90 डिग्री बनेगा। अभी ये सवाल तुम्हारा हल नहीं हुआ है, क्योंकि अभी आपको ओडी की वैल्यू 4 दी है और आपको एएच की वैल्यू निकालनी है। इसके आगे हमें एक छोटी सी प्रॉपर्टी की आवश्यकता पड़ेगी, और वो प्रॉपर्टी क्या है वो बहुत गौर से देख लीजिएगा। किसी भी ट्राइंगल के 3 सेंटर्स की अगर मैं बात करूं, जैसे हमारे पास एक सेंटर है जिसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। एक हमारा होता है सेंट्रॉइड, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। और एक हमारा होता है सर्कम सेंटर, जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं। एच हमारा क्या है, मैं फिर से लिख रहा हूं, ऑर्थो सेंटर। जी हमारा क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड यानी गुरुत्व केंद्र। ओ जो हमारा होता है, ये हमारा होता है सर्कम सेंटर।
तो यहां मैंने 3 बिंदु आपके सामने लिखे हैं, किसी भी त्रिभुज के 3 बिंदु लिखे हैं, जिसमें ये तीनों अलग-अलग बिंदु पर हैं। मतलब मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं समबाहु त्रिभुज की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस त्रिभुज की बात कर रहा हूं जिसमें ये तीनों अलग-अलग हैं, मतलब ये समबाहु त्रिभुज की चर्चा यहां नहीं हो रही है। तो ये जो H है, जिसको हम हिंदी में लंब केंद्र बोलते हैं, ये लिख दीजिए लंब केंद्र। सेंट्रॉइड को हम बोलते हैं गुरुत्व केंद्र, तो इसको आप लिख दीजिए गुरुत्व केंद्र। और जो सर्कम सेंटर है, इसको हम बोलते हैं परिकेंद्र। तो ये तीनों चीजें लिख दिया। तो पहली बात तो ये तीनों क्या होते हैं? कोलिनियर होते हैं। कोलिनियर का मतलब होता है संरेखीय, मतलब एक ही रेखा में तीनों पॉइंट आते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात नहीं हो रही है, समझना इस बात को। यहां हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात नहीं कर रहे हैं, यहां हम बात कर रहे हैं किसी भी जनरल ट्रायंगल की। तो किसी भी जनरल ट्रायंगल में आपका ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर ये एक ही रेखा पर होते हैं, संरेखीय होते हैं। और एक मजेदार प्रॉपर्टी ये भी होती है कि जो जी होता है वो एच और ओ को 2:1 में डिवाइड करता है। ये सभी को ध्यान रखना है, राइट। ये बात आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि जो जी यानी गुरुत्व केंद्र है, ये गुरुत्व केंद्र हमारा ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करेगा। ठीक है, ये बात भूलोगे, याद रखनी पड़ेगी। कैसे याद रखनी है, ये आपकी इच्छा है, किस तरीके से रटोगे इसको, बट रट लो। एच जी ओ, एच जी की दूरी अगर 2 यूनिट है तो जीओ की दूरी 1 यूनिट की होगी, राइट। समझ में आया कि नहीं? आप इसको ऐसे भी रट सकते हो कि एच जी ओ को अगर ध्यान से देखें तो आपको रटने का तरीका बता रहा हूं। जी और एच बिल्कुल पास पास के लेटर्स हैं, ये पास पास होके भी दूर हैं, समझ रहे हो? 2:1। जी और ओ दूर दूर के लेटर हैं, बट दूर दूर होके भी पास पास हैं। तो कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट से याद रख सकते हो। आपकी इंग्लिश अल्फाबेट में जी और एच बिल्कुल बगल बगल में आते हैं, लेकिन जब हम त्रिभुज में इनको सेंटर्स के नाम से व्यक्त करते हैं तो जी और एच बगल बगल में है, तब भी दूर दूर होते हैं। तो 2:1 का मामला है। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे कंट्रास्ट से आप इन चीजों को मतलब मेमोरी में फीड करने का जो भी तरीका अपनाओ, आई थिंक इससे आपको हमेशा ध्यान रहेगा। ठीक है, अब इस सवाल में आ जाओ, इससे होगा क्या, इसके आगे की कहानी कैसे हम बिल्ड करें, ये हमें समझनी है। क्या इसका इस्तेमाल यहाँ करना है हमें कि नहीं करना है, दैट इज अनदर केस। मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि इसका अगर यहाँ इस्तेमाल नहीं होगा, कहीं और होगा। तो अभी इसको थोड़ा देख लेते हैं। इसकी जरूरत है कि नहीं वो तो बाद में देखते हैं। इसकी नीड इस प्रश्न में आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन आगे के सवालों में अभी पढ़ने वाली है। तो यहाँ इसके आगे सवाल को कैसे करें, हमें अब किसी भी तरह से ओडी और ए एच को अगर रिलेट करना है तो मैं ओ और एच को ज्वाइन कर लेता हूँ। अगर मैं ओ और एच को ज्वाइन कर लूँ, देखो मैंने ओ और एच को ज्वाइन कर लिया, ऐसे लाइन बना दी, ओ एच ज्वाइन हो गए। ओ एच ज्वाइन करने के बाद मैं कुछ करने जा रहा हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं ए और डी को आपस में ज्वाइन करने जा रहा हूँ। ए और डी को ज्वाइन करूं, एक्चुअली में कुछ ऐसा करना पड़ेगा आपको कि यहां से कुछ सिमिलर ट्राइंगल का मामला बने। तो मैंने ए और डी को क्यों ज्वाइन किया, अभी आपको ये बात समझ में थोड़ी सी आएगी। अगर मैं ए और डी को यहां से ज्वाइन करूं तो देखो होगा क्या इससे। ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल है, ये तो हमें पता है। कैसे पता है? बहुत सिंपली पता है कि भाई ये दोनों एक ही भुजा पर अगर 90 डिग्री बना रहे हैं तो पैरेलल हो गए, समांतर हो गए। तो ये रेखाएं समांतर हो गई। समांतर रेखाओं में इसको हम ट्रांसवर्सल के नाम से जानते हैं, तो ये एकांतर कोण हो जाते हैं। तो ये बराबर हो गए एकांतर कोण से। और ये हमारे शीर्षाभिमुख कोण हो गए, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। तो क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं या नहीं है? अगर मैं आपके सामने लिखूं ए एच और इस पॉइंट को आप कुछ भी बोल दो, इट कैन बी कॉल्ड एज एनी पॉइंट लाइक क्यू पी, वट एवर यू वांट टू कॉल, पी बोल दो इसको। तो ए एच पी ट्राइंगल जो हमारा हुआ, ये ट्राइंगल सिमिलर हो गया डी ओ पी के। यस और नो? सिमिलर हो गया। अब जो यहाँ आपका डीओ है वो यहाँ ए एच है कि नहीं है? ये बात सही है कि नहीं है? लेकिन सवाल इस बात का है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है समझना यहां पर, कि आखिर ये पी पॉइंट जो है, ये जो पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट क्या है? क्योंकि हम सिर्फ ये देख के कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, हम आंसर तो नहीं लगा सकते। तो क्या अभी जो हमने पढ़ा है उसका हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा? क्या पी पॉइंट हमारा सर्कम सेंटर और इन ऑर्थो सेंटर को डिवाइड करने वाला सेंट्रॉइड है? ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और इसको थोड़ा सा गौर से सोचिए इसके बारे में। क्या पी पॉइंट हमारा सेंट्रॉइड है? क्या पी पॉइंट जी है? और है तो क्यों है? इसको आर्ग्यू करिए, ऐसे मान मत लीजिए। ये बात ठीक है कि एडी हमारा मीडियन है, मैंने ये बात बिल्कुल सत्य है और मान लिया कि एडी हमारा मीडियन है। अगर एडी हमारा मीडियन है तो सेंट्रॉइड इसी पे लाई करेगा, ये बात भी ठीक है। अब कैसे पता लगेगा कि पी हमारा, ये जो पी हमारा है ये सेंट्रॉइड है? ये बहुत इंटरेस्टिंग मामला है, समझना आप। एक बार आप ये कह रहे हो मुझसे कि जो एडी मीडियन है, क्या सेंट्रॉइड मीडियन पे होता है या नहीं होता है? कहां होता है भले ही नहीं पता आपको, कोई बात नहीं, बट सेंट्रॉइड अगर मीडियंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बनता है तो क्या सेंट्रॉइड मीडियन पे कहीं ना कहीं होगा? यस।
एडी एक मीडियन है तो इसी पे कहीं ना कहीं सेंट्रॉइड होगा। दूसरा, जब आप एच और ओ को ज्वाइन करते हैं तो आपको पता है एच और ओ के बीच में जी भी आता है जो 2:1 की दूरी पे होता है, यस और नो? यानी इस एच ओ लाइन सेगमेंट पे कहीं ना कहीं सेंट्रॉइड होगा, यानी सेंट्रॉइड एचओ पे भी होगा और सेंट्रॉइड एडी पे भी होगा। तो एडी एक लाइन सेगमेंट है, यहां भी मैं कह रहा हूं सेंट्रॉइड है, और एचओ एक लाइन सेगमेंट है, यहां भी मेरा सेंट्रॉइड है। क्या सेंट्रॉइड इसके अलावा कहीं हो सकता है? क्योंकि अगर इसके अलावा कहीं होगा तो दोनों पे तो हो ही नहीं सकता। वो दोनों पे तभी हो सकता है जब इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ही हो, यस और नो? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि ये पी पॉइंट तुम्हारा सेंट्रॉइड है, ये पी पॉइंट जी है, क्योंकि ओ एच पे भी सेंट्रॉइड होना है, एडी पे भी सेंट्रॉइड होना है, तो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ही सेंट्रॉइड होगा। इसका ये मतलब पता चल गया तुमको कि तुम इसको पी क्यों लिख रहे हो यार। मैंने जानबूझ के इसको जी शुरू में नहीं लिखा, क्योंकि जी शुरू में लिखने का मतलब तो ये हो गया ना कि भाई पहले से डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये सेंट्रॉइड है। हमें पहले से पता थोड़ा ना था कि ये सेंट्रॉइड है, वो तो एनालिसिस के थ्रू आप जान पाओगे। आप जान गए हो, अब मैं कंफ्यूजन नहीं रखूंगा और मैं इसको जी बोल दूंगा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और ये पूरा डिस्कशन आपको ध्यान रखना चाहिए कि जी सेंट्रॉइड क्यों बना। अब जब जी सेंट्रॉइड हो गया तो आपको ये भी पता है कि एच जी और जीओ का जो अनुपात है वो 2:1 होगा। क्या ये करस्पॉन्डिंग साइड है एच जी और जियो? यस। देखो यहाँ जो एच जी है वहां पर वो जियो है, तो डीओ और एच भी करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गए। तो अगर यहाँ ये 4 है तो यहाँ दुगना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में जो यहाँ 1 है वो वहाँ 2 है, तो जो यहाँ 4 है वो वहाँ 8 हो जाएगा। इसलिए मेरा आंसर 8 आ गया, यानी आंसर हो गया सी। क्या सभी को ये बात 100% क्लियर है या नहीं? यस बोलिए। ठीक है, मेक सेंस? बहुत बढ़िया सवाल है, मतलब मजेदार सवाल है, जहां पर आपको इस कॉन्सेप्ट को वहां यूज करना है। ये पता होना कि आपका ऑर्थो सेंटर, आपका सेंट्रॉइड और आपका सर्कम सेंटर कोलिनियर होते हैं, संरेखीय होते हैं, वो 2:1 बनाते हैं उसके बेसिस पे। तो अब ये सब डायग्राम ना आपके रिवीजन में बार बार आप इनको रिवाइज करो कि भाई ये डायग्राम शुरू में कैसा दिया हुआ था, देन इसको ऐसे कन्वर्ट करके अगर इन लाइंस को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे कौन से त्रिभुज होते हैं, सिमिलर त्रिभुज समरूप होते हैं, और इनका रेशियो 2:1 होता है, क्योंकि ये तो पॉइंट सेंट्रॉइड होता है। क्वेश्चन नंबर 109, जो परपेंडिकुलर साइड्स हैं राइट एंगल ट्राइंगल की वो 20 और 21 हैं। आपको बताना है कि जो डिस्टेंस है ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड का वो कितना होगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर मेरे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल हो तो उसका ऑर्थो सेंटर कहाँ होता है। आपको पता है कि ऑर्थो सेंटर होता क्या है, कि अगर मैं कोई भी त्रिभुज ले लूं तो उस त्रिभुज पे अगर मैं शीर्ष लंब बनाऊं, यानी इस भुजा से इस भुजा पे परपेंडिकुलर डाल दूं, इस भुजा से मैं इस भुजा पे परपेंडिकुलर डाल दूं। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे होगे परपेंडिकुलर अंदर नहीं पड़ेगा कहीं पे, इस भुजा पे परपेंडिकुलर बाहर पड़ेगा, तो यहाँ इस त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर बाहर होगा। तो ऑर्थो सेंटर अंदर भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन ट्राइंगल कैसा। जैसे यहाँ पर इंटरसेक्शन अंदर होगा नहीं, 90 डिग्री अंदर कहीं नहीं बनेगा, परपेंडिकुलर एक्सटेंड करोगे तब बनेगा, कहीं यहाँ बनेगा, तो कहीं यहाँ बनेगा, फिर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो जहां पर वो पॉइंट्स तीनों मिलते हैं उसी को ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो ऑर्थो सेंटर अंदर भी हो सकता है। ऑर्थो सेंटर अंदर कब होगा? जैसे आप तीनों त्रिभुज को आप कुछ ऐसा बना लो कि बढ़िया सा कुछ इस तरह का दिखे कि सब कुछ अंदर अंदर हो जाए, तो ऑर्थो सेंटर तुम्हारा अंदर बन जाएगा। आप 90 डिग्री अंदर बना ले जाओ अगर तीनों पे, तो ऑर्थो सेंटर तुम्हारा अंदर बन जाएगा। तो यहाँ ऑर्थो सेंटर क्या हो गया? तुम्हारा अंदर हो गया। बट अगर जैसे जो त्रिभुज अभी मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था आपके लिए, आपको दिखाने के लिए ऐसा बना दिया था त्रिभुज, तो अब यहाँ पर क्या होगा, लेट अस से आपने कहा ऐसा कोई त्रिभुज है मेरा, परपेंडिकुलर आपका यहाँ पर लेट से अंदर बन ही नहीं रहा है। जैसे यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर ये बाहर बन रहा है मान लिया 90 डिग्री, तो 90 डिग्री अगर बाहर बनेगा तो यहाँ से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा। तो ये जो तीसरी भुजा है इसको आप एक्सटेंड करोगे अल्टीमेटली, और उस पर आप परपेंडिकुलर डालोगे तो ये तीनों बाहर मिलेंगे, और जब बाहर मिलेंगे तो यहाँ ये ऑर्थो सेंटर बाहर है। तो ऑर्थो सेंटर अंदर हो सकता है, बाहर हो सकता है। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप जाते हो तो वहाँ एक बहुत ही यूनिक केस मिलता है। तो राइट हैंड साइड ट्राइंगल का यूनिक केस क्या होता है कि यहाँ दो भुजाएं खुद ही 90 डिग्री पे हैं, तो इस शीर्ष से अगर मैं इस भुजा पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो यही होगा, इस शीर्ष से मैं इस भुजा पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो यही होगा। तो दो परपेंडिकुलर यहाँ मिल गए, यही ऑर्थो सेंटर हो गया। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर क्या होता है? शीर्ष जो होता है ना आपका, वही ऑर्थो सेंटर होता है। और यहाँ से आप तीसरी भुजा पे परपेंडिकुलर डालोगे तो ये तीनों मिलेंगे यही। तो ऑर्थो सेंटर की खास बात क्या हुई, ये अंदर बाहर भुजा पर तीनों पे हो सकता है, मतलब त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज के बाहर, या त्रिभुज पर भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 डिग्री वाला शीर्ष होता है वही ऑर्थो सेंटर होता है, वही आपका ऑर्थो सेंटर हो गया, यानी लंब केंद्र हो गया। अब जरा इस सवाल को पढ़ते हैं और देखते हैं सवाल में क्या कहा जा रहा है। तो सवाल में कहा जा रहा है कि मेरे पास एक त्रिभुज है और परपेंडिकुलर साइड्स की लंबाइयां मुझे 20 और 21 दी हैं। परपेंडिकुलर साइड्स अगर 20 और 21 दिए हैं तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, जरूर पूछूंगा कि ये कितना होगा। तो ये 29 होगा। पाइथागोरन ट्रिपलेट्स में 20, 21 और 29 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर साइड है तो यही मेरा ऑर्थो सेंटर हो गया।
आपको ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच की दूरी निकालनी है। सेंट्रॉइड कैसे मिलेगा? आपको अगर मैं यहां से एक मीडियन ड्रॉ करूं तो आपको ये भी कहानी पता होगी कि ये अगर मीडियन है तो मीडियन के बाद ये दूरी को मैं 29/2 बोल सकता हूं कि नहीं? ये जो लेंथ होती है किसके बराबर होती है? हाइपोटेनस का आधा होती है। सेंट्रॉइड यहां कहीं होगा जी, और एच जी की जो वैल्यू यहां से आएगी वो क्या होगी आपको पता है? ये 2:1 में डिवाइड होता है। सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में बांटता है। और ये यहाँ पर देख भी सकते हो आप कि यही आपका सर्कम सेंटर भी है, तो वो प्रॉपर्टी भी यहाँ आपको दिख रही होगी। यहाँ पर सर्कम सेंटर कहाँ जाता है? हाइपोटेनस का मिड पॉइंट। तो ये 2:1 उस तरीके से भी समझ सकते हो, और ऐसे भी समझ सकते हो कि ये मीडियन है, तो मीडियन इस पूरी लेंथ को 2:1 में डिवाइड करेगा। मतलब सर्कम जो आपका गुरुत्व केंद्र है वो 2:1 बांटता है। तो ये 2/3 इंटू 29/2 बन गया आपका। तो ये वैल्यू आपकी हो गई 29/3, और 29/3 की जो वैल्यू है वो 3 9 27 2/3 हो गया। एच जी की वैल्यू ये आ गई। एच जी की वैल्यू को आप अगर लेटर से लिखना चाहें कि मैं सर्कम रेडियस के टर्म में लिखूंगा, तो ये 2/3 ऑफ सर्कम रेडियस होता है, और सर्कम रेडियस हाइपोटेनस का आधा होता है, तो आप 2/3 इंटू h/2 भी लिख सकते हो। तो ये वैल्यू अल्टीमेटली h/3 के बराबर हो गई। तो ध्यान रख सकते हैं जैसे फॉर्मूला की राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ऑर्थो सेंटर और इसकी बीच की दूरी पूछी जाए तो वो h/3 होती है। तो ये सीधा 29 था, आप 29/3 सोच के सीधा सी ऑप्शन लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, रिजल्ट्स हैं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। समझ में आ रहा है सभी को कि नहीं? यस। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 110। एबीसी हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो बी पॉइंट पर राइट एंगल्ड है। बीसी 9 है, एसी 41 है। आई हमारा इन सेंटर दिया है ट्राइंगल एबीसी का। आपको बताना है 12.5% की जो दूरी है ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच की वो कितनी है, वो हमें कैलकुलेट करनी है। देखिएगा गौर से, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये आपका बी पॉइंट पर राइट एंगल बना दिया मैंने, यहां से मैंने लाइन खींच दिया ऐसे। ये ए है, ये बी है, ये सी है हमारा। बीसी की वैल्यू हमारी 9 है, यहाँ 9 लिख दो। एसी की वैल्यू 41 है, यहाँ पे 41 लिख दो। आपको बताया अगर 9 है और ये 41 है तो ये 40 होता है। 40 9 41 आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। हमें 12.5% निकालना है ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच की दूरी का। अब एक बात बताओ कि 12.5% का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट आपको पता होगा 1/8 के बराबर होता है। तो मुझे मतलब बेसिकली ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच की दूरी निकालनी है, और वो निकल जाए तो फिर उसका 1/8 कर देना है। तो पहले समझते हैं कि इन सेंटर कैसे बनता है। आप सभी को पता होगा कि इन सेंटर के लिए अगर बात करते हैं तो एक इन सर्कल बना लेते हैं पहले, उससे थोड़ा सा विजुलाइजेशन मेरा आसान हो जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं एक इन सर्कल बनाऊं तो वो इन सर्कल कुछ ऐसा दिखेगा। यस, तीनों भुजाओं को टच करता हुआ वगैरह वगैरह। ठीक है, अब देखो इन सेंटर जो होता है ना, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है राइट एंगल ट्राइंगल में कि अगर मैं इसको इन सेंटर बोलूं और इस पॉइंट से मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं, इस पॉइंट को मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं, तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। एक तरह से ये वर्ग बन जाता है। मतलब अगर मैं इस पॉइंट को लेट से बोल दूं आई, और इस पॉइंट को बोल दूं एम, इस पॉइंट को बोल दूं एन, तो ये एम आई बी एन जो होता है, एम आई बी एन आपका एक वर्ग होता है, एक स्क्वायर होता है। ठीक है, अब ये जो लेंथ हुई आपकी बी आई, क्योंकि बी हमारा ऑर्थो सेंटर है और आई हमारा इन सेंटर है, तो बी आई की वैल्यू यहां पर क्या हुई? ये हो गई √2r। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना चाहिए आगे के लिए। ये क्या है? ये ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच की दूरी है राइट एंगल ट्राइंगल में √2r के बराबर। अभी मैंने आर नहीं निकाला है, आर तो हम निकाल लेंगे राइट एंगल ट्राइंगल में। आर निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा होता है, p प्लस बी माइनस एच बटे 2। ये याद है कि नहीं याद है आप सभी को? आर की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर 40 9 माइनस एच, एच की वैल्यू 41 होगी, बटे 2 करेंगे अगर, तो 49 में 41 गया 8 बनेगा। 49 माइनस 41 8 हुआ, और 8 को 2 से डिवाइड किया हमने तो 4 आ गया। ठीक है, 4। तो अगर ये वैल्यू 4 आ गई तो आप मुझे बताइए बी आई की वैल्यू कितनी हो गई? √2 इंटू 4, यानी 4√2 हो गई। बट ये हमारा उत्तर नहीं है, उत्तर पूछा है उसने 1/8 ऑफ बी आई। सो 1/8 ऑफ 4√2 करेंगे हम लोग, तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 1/√2 आएगी। और 1/√2 मुझे कहां दिया है? बी ऑप्शन में। थोड़ा अजीब तरीके से लिखा हुआ है 1/√2, ए नहीं है, बी। बी है क्योंकि ये जो वैल्यू लिखी हुई है बेसिकली 2√3, √3 से √6 कटेगा, √2 बनेगा, और √2/2 1/√2 होता है। तो आंसर जो लगाना है तुम्हें बी लगाना है। थोड़ा अजीब तरीके से लिखा है बट बी सही है। ए नहीं है, ए तो 1/2 √2 है, वो गलत है, सही नहीं है। समझ में आया आपको? तो बहुत अच्छा सवाल है। और ये आपका फॉर्मूला बन जाता है जिसको आप ध्यान रख सकते हो कि
ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच की दूरी जो है वो √2r के बराबर होगी। क्या सभी को ये बात क्लियर है? तो यस बोलिए, नहीं है तो नो बोलिए। हाँ जी, यस। अगला प्रश्न करें हम लोग। 111वां सवाल देखिए। एक त्रिभुज दिया है, ट्राइंगल दिया हुआ है। ओ आई एच क्या है? ओ हमारा सर्कम सेंटर है, इन सेंटर है आई, एच हमारा ऑर्थो सेंटर है। किसका? अब ये समझना है। ट्राइंगल ए बी सी, बी ओ सी और बी आई सी का, यानी ये जो हमें ओ दिया है, ये सर्कम सेंटर इस ट्राइंगल का है। जो आई दिया हुआ है वो इन सेंटर इस ट्राइंगल का है, और जो बी आई सी ट्राइंगल है उसका ऑर्थो सेंटर एच है। तो हमें एक एक करके आगे बढ़ना पड़ेगा। पहले तो मुझे, चूंकि एबीसी ट्राइंगल में ये एंगल मुझे 40 दिया है, तो ये 80 हो जाएगा, क्योंकि इस कोण का दुगना करने से सर्कम सेंटर पे बना हुआ कोण निकला, तो 80 आ गया। अब आई जो है हमारा, ये हमारा इस बी ओ सी ट्राइंगल का इन सेंटर है। तो ये जो बी आई सी एंगल बनेगा सर, ये 90 प्लस 80/2 होगा कि नहीं होगा? यस और नो? यस। तो ये वैल्यू कितनी होगी? 90, 40, 130 हो गई। तो ये वैल्यू हमारी 130 के बराबर आ गई। अब ये अगर 130 आ गया, तो ये जो है बी एच सी, ये बी आई सी का ऑर्थो सेंटर है। तो बी एच सी एंगल बनेगा 180 माइनस 130, और 180 माइनस 130 बेटा कितना होता है? 50 डिग्री के बराबर होता है। तो ये उत्तर आपका कितना आ गया? सी, 50 डिग्री। क्या सभी को ये चीज समझ में आ गई है? तो हाँ बोलिए। ऑल राइट, कोई तकलीफ नहीं होगी ना किसी को? यस, 50 डिग्री, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए 112वां सवाल देखेंगे। किसी भी त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर कोलिनियर हैं, and distance between ortho center and circum center is 27 centimeter. Find the distance between centroid and circum center. देखो ये सवाल उसी परिभाषा को बता रहा है जो हम आपको थोड़ी देर पहले बता चुके हैं। ये कह रहा है कि किसी भी ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर कोलिनियर हैं। तो वो तो हमें पता है, लेकिन ये ध्यान रखना किसी भी ट्राइंगल का मामला नहीं होता है ये। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारी बिंदु एक जगह हो जाते हैं, तो उसकी बात यहां नहीं हो रही है। वहां तो वो कंकरेंट हो जाते हैं, एक ही पॉइंट पे हो जाते हैं। ठीक है, देयर इज नो डिफरेंट पॉइंट्स। तो किसी और ट्राइंगल में, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अलावा की बात हो रही है। और आगे कह रहा है कि ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर बीच की दूरी दी है मुझे 27। तो जरा देखते हैं क्या दिया हुआ है। आपको मैं बता चुका हूं कि ये अगर एच हो, ये अगर जी हो, और ये अगर ओ हो, तो ये दूरी 2:1 होती है। ये टोटल वैल्यू मुझे 27 दी हुई है एच और ओ के बीच की। मुझे जी और ओ के बीच की दूरी चाहिए, तो जी और ओ के बीच की दूरी क्या बनेगी? 1/3 इंटू 27, और 1/3 इंटू 27 कितनी है? 9 सेंटीमीटर के बराबर है। आंसर क्या हो गया? बी, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया सभी को कि इट्स 9 सेंटीमीटर? सिंपली हम लोग इसको लगा सकते हैं बिना किसी खास समस्या के। हाँ जी, 9 सेंटीमीटर आपका बिल्कुल सटीक और सही उत्तर यहाँ से हो जाता है। राइट, अगला सवाल देखते हैं, 113 नंबर का सवाल। एक त्रिभुज एबीसी है, इसमें ए बी ए सी 24 के बराबर है, बीसी हमारा 30 के बराबर है। आई ओ एच denotes its in-center, circumcenter and orthocenter respectively. Find 37.5% of area of triangle formed by IOH. अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले एक बात बताओ मुझे कि कैसे ही सवाल निकालेंगे? इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर। देखो, इस सवाल का उत्तर निकालने के पहले वो ट्राइंगल बनाना पड़ेगा ना हमें, कि वो ट्राइंगल कैसे बनेगा, उसकी भुजाएं क्या है, वगैरह वगैरह। कैन यू ऑब्जर्व वन वेरी सिंपल थिंग यहाँ पर, कि ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है? यस और नो? यस और नो? आइसोसेलेस ट्राइंगल में एक बड़ी मजेदार कहानी बताने जा रहा हूं मैं आपको। आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर मैं इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करता हूं, तो इस लाइन के कितने नाम होते हैं आपको पता है? ये लाइन आपकी मीडियन भी होती है, यानी इस लाइन को हम माध्यिका भी बोलते हैं। ये लाइन हमारी एंगल बाइसेक्टर भी होती है कि नहीं होती है? यस। ये लाइन हमारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होती है, और ये लाइन हमारी अल्टीट्यूड भी होती है। ये समझो। अच्छा ये बताओ कि क्या सेंट्रॉइड तुम्हारा मीडियन पे कहीं ना कहीं होगा? भाई कोई भी एक मीडियन है, सेंट्रॉइड उसी पे कहीं ना कहीं होगा। क्या एंगल बाइसेक्टर अगर मुझे पता है तो आई उसी पे कहीं ना कहीं होगा? क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मुझे अगर एक ट्राइंगल का दिख रहा है, तो जो सर्कम सेंटर है वो कहीं उसी पे होगा? क्या अल्टीट्यूड पे ही कहीं ना कहीं ऑर्थो सेंटर होगा? यस। तो हमें ये तो पता है कि जी ओ एच
एक ही रेखा में होते हैं किसी भी त्रिभुज में, लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल में आई भी उसी रेखा पे हो जाता है, क्योंकि इसी लाइन पे अगर सब हैं तो क्या चारों कोलिनियर हो गए कि नहीं हो गए? यस। तो यहां पर आप लिखिए कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक समद्विबाहु त्रिभुज में जी आई ओ एच, अब इनका नाम आपको पता होगा, मैं लिख नहीं रहा हूं कि जी सेंट्रॉइड है, आई इन सेंटर है, ओ ऑर्थो सेंटर मतलब सर्कम सेंटर है, एच ऑर्थो सेंटर है, ये सारे कोलिनियर होते हैं। तो नॉर्मली 3 कोलिनियर होते हैं, जी ओ एच, यहां आई भी होता है। अच्छा, जब भी पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो उनसे कोई त्रिभुज नहीं बनता है। अगर आप कोलिनियर पॉइंट पकड़ा दो 3, तो त्रिभुज बनेगा? नहीं बनेगा। त्रिभुज बनने की कंडीशन ये होती है कि मुझे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट चाहिए। अब यहां पर आपके आई ओ एच क्या हो गए? कोलिनियर हो गए। तो आई ओ एच अगर कोलिनियर हैं, मतलब एक ही रेखा में 3 पॉइंट्स हैं, इनसे त्रिभुज नहीं बनेगा। नो ट्राइंगल इज फॉर्म्ड। अगर ट्राइंगल ही नहीं बनेगा तो एरिया क्या होगा? शून्य। एरिया नहीं बनेगा ना, इनक्लोज फिगर ही नहीं बन रही है। आई ओ एच एक रेखा में है तो ट्राइंगल ही नहीं बना तो एरिया कहां से होगा? एरिया जीरो कहेंगे। भाई ट्राइंगल नहीं बना तो वी कैन से एरिया जीरो है, एरिया नहीं बनेगा। ऑल्दो एक आंसर को लिखना चाहिए कि ट्राइंगल ही नहीं बनेगा, बट वो एक ही बात है कि ट्राइंगल ना बनना और ट्राइंगल का एरिया जीरो बोलना, क्योंकि जीरो का मतलब है ट्राइंगल नहीं बना, क्योंकि ट्राइंगल अगर बनेगा तो कुछ ना कुछ एरिया होगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल था, पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड। और ये बात ध्यान रखना कि किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो 4 सेंटर्स हैं जी आई ओ एच, ये सारे कोलिनियर होते हैं, एक ही रेखा में होते हैं, तो इससे बना हुआ एरिया क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, ध्यान रहेगा आप सभी को। यस। 114वां सवाल देखते हैं। एंगल ए 30 डिग्री है, एंगल बी 90 डिग्री है, आपको साइड अपोजिट टू एंगल ए बी एंड सी बताने हैं, उनका अनुपात क्या होगा। तो खैर, ये तो आप सभी को बचपन से मालूम है कि राइट एंगल ट्राइंगल एक बात हो रही है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में भुजाओं का अनुपात क्या होता है? अगर मैं एक 90 डिग्री का कोण बनाऊं, यहाँ मैं 30 डिग्री लिखूं, यहाँ पर मैं 60 डिग्री लिखूं, यहाँ मैं 90 डिग्री लिखूंगा, तो 30 के अपोजिट जब मैं 1 लेता हूं तो 60 के अपोजिट √3 होता है और 90 के अपोजिट आपकी वैल्यू 2 होती है। तो 30 60 90 ट्राइंगल की जो भुजाओं का अनुपात है, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान होना चाहिए आपको, क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत होता है जब हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, जब हम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, ऊंचाई और दूरी पढ़ेंगे तो इनका बहुत इस्तेमाल होगा। खैर, यहां पर ये सवाल डाला गया है क्योंकि ये आपके साइन रूल के एप्लीकेशन की शुरुआत है। साइन रूल मैंने आपको बताया था त्रिभुज में क्या होता है, मैं एक बार फिर से उसको वो याद कराता हूं आपको। मैंने आपको बताया था किसी भी त्रिभुज में, अगर आपको एक त्रिभुज है, आपको साइन कोसाइन रूल पढ़ाया जा चुका है, राइट? तो वापस बस याद दिला रहा हूं मैं। तो साइन कोसाइन रूल जो आपको पढ़ाया जा चुका है, उसमें ये था कि भाई अगर ये एंगल ए है, ये अपोजिट भुजा ए है, बी है अपोजिट भुजा बी है, सी है अपोजिट भुजा सी है, तो हमने क्या पढ़ाया था आपको कि ए बटा साइन ए की वैल्यू बी बटा साइन बी के बराबर होगी और ये वैल्यू सी बटा साइन सी के बराबर होगी। याद है कि नहीं? और ये वैल्यू 2r के बराबर होती है, ये भी बताया था। ठीक। तो बेसिकली आगे जैसे ये सवाल था 30 60 90, तो ये तो आपको याद रखना है यार कि 30 60 90 में साइड रेशियो क्या होता है, पता होना चाहिए। तो 30 60 90 पता होना चाहिए। मैं और भी कुछ लिख देता हूँ जो जो पता होना चाहिए आपको पहले से, उसमें साइन रूल अलग से लगाने की आवश्यकता है ही नहीं है। तो जैसे आपको 30 60 90 मालूम होना चाहिए, मतलब कि आप जब भी 30 60 90 दिखे तो उसको आप सीधे लगा पाएं। आपको 45 45 90 भी आपको ध्यान होना चाहिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद राइट 15 75 90 की बात कर लेते हैं। तो 15 75 90 के केस में बेसिकली 3 ट्राइंगल्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। हाँ जी, देखो, ये हो गया 15, ये हो गया 75, ये 90। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 15 75। ये बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ, त्रिकोणमिति में ऑलरेडी एक बार बताया हुआ है मैंने ये चीज, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। 15 75 90 ट्राइंगल यूजुअली आप 10th वगैरह में ठीक से नहीं पढ़ते हैं, तो मैं इसको बार बार इम्फेसाइज कर रहा हूँ कि आप इनको भी ध्यान रखें, भूलें ना। ये आपका 45 है, यहाँ भी आपका 45 है और ये वैल्यू आपकी 90 के बराबर है। देखिएगा ये 1 है और ये 1 है, तो ये √2 होता है। इसको साइड रेशियोज बोलते हैं, भुजाओं का अनुपात बोलते हैं, 1 1 √2। ये मेरा 30 60 90 है, तो मैं बोलूंगा ये 1 है, ये √3 है और ये वैल्यू हमारी 2 के बराबर है। ठीक है। 15 के अपोजिट अगर मैं यहाँ √3 -1 लिखूं तो ये वैल्यू हमारी √3 + 1 है, तो ये 2 √2 होगी। एक इस तरीके से भुजा रेशियो लिख सकते हैं।
बट यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, इसको रेशनलाइज करके रेशियो को अलग तरीके से लिखा जा सकता है। यहाँ तो देखो बहुत सिंपल तरीका था, 1/√3, 1/√2। बट जैसे √3 - 1 है, √3 + 1 है, तो मैं tan 15 की वैल्यू पूछूं तो आप कहोगे √3 - 1 बटे √3 + 1 है। इसको फर्दर रेशनलाइज किया जा सकता है। तो अगर मैं यहाँ इसको 1 लिखूं तो ये वैल्यू √3 - 1 बन जाती है, राइट। ये वैल्यू क्या बन जाती है, √3 - 1, और ये वैल्यू बनती है आपकी √2 इंटू √3 - 1, ठीक है, ये बनेगी। ऐसे ही अगर आप 75 के बजाय 15 के अपोजिट 1 बना दें तो यहाँ 2 + √3 बन जाता है, और ये वैल्यू आपकी बनती है √2 इंटू √3 + 1। इसका फायदा क्यों है, यहाँ 2 - √3 लिखना था, यस यू आर राइट। इसका फायदा ये है कि जैसे tan 15 की वैल्यू सीधे आप देख सकते हो 2 - √3 के बराबर है, रेशनलाइज करने के बाद 2 - √3 आएगा, तो √3 - 1/√3 + 1 लिखने के बजाय आप 2 - √3 भी जानो कि ये होती है। ऐसे ही tan 75 की वैल्यू 2 + √3 के बराबर होती है। जी हाँ, ये याद करना पड़ेगा वरना आप एग्जाम में स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि 10वीं क्लास में तो 75 डिग्री की इतनी जरूरत पड़ती नहीं थी। अब हाँ, अनलिमिटेड टाइम था कि सब्जेक्टिव सॉल्व करना है, वो कहेंगे tan 75 का मान निकालो, तो तुम tan 30 + 45 लगा के tan A + tan B का फॉर्मूला लगा के प्रूफ करते थे, वो अलग चीज थी। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको 15, 75, 90 के साइड रेशियोज पता होना चाहिए। बाकी के साइड रेशियोज के लिए साइन रूल हमारे पास है। जैसे ज्योमेट्री में जब कभी सवाल आएगा तो साइन रूल पता है, साइन रूल लगा के साइड रेशियोज निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, बट ये चीजें नॉन निगोशिएबल हैं, आपको याद होनी चाहिए। आते हैं, जैसे ये सवाल है, अब ये ट्राइंगल क्या है, पी क्यू आर है, यहाँ 45 डिग्री है, यहाँ 30 डिग्री है, और यहाँ तीसरा अपने आप निकल जाएगा। अगर क्यू और आर दिया है, तीसरा हम निकाल लेंगे। जरा डायग्राम पहले बनाते हैं और देखते हैं क्या पूछ रहा है हमसे। तो मुझसे कह रहा है कि भाई एक एंगल तो 45 है, एक एंगल 30 है, 75 हो गया तो एक 105 होगा, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, क्यों इसकी जरूरत थी मैं अभी बताता हूँ आपको। क्यू आर की वैल्यू 150 है, मैंने इसको पी बोला। लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया 30, 60, 90 में 30 के अपोजिट, एबीसी मार्क कर लो ना बस, ए बी सी। अब देख लो क्या है रेशियो, एंगल ए के अपोजिट 1 है, एंगल बी के अपोजिट √3 है, सी के अपोजिट 2 है, 1 √3 2, यही लिखना है आपको, 1 √3 2। एक मिनट, कुछ आंसर ही नहीं है इसका तो, एक मिनट, ए बी सी, बी 90 है, सॉरी ये 90 है, इसको 90 कर लो, मिल जाएगा अभी ए बी सी। सो ए के अपोजिट 1 हो गया, बी के अपोजिट 2 हो गया, 1 2 √3 बी ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया सभी। तो भुजा वहां पर मार्क कर लो, बी 90 डिग्री तो बी मार्क कर दिया मैंने, और फिर आपका आंसर आ गया। आई होप कोई दिक्कत नहीं हो रही है, समझ में आ रहा है। बी इज द राइट आंसर, 1 2 √3। यहां जाओ फिर से, तो यहां पर मुझे ये वैल्यू 150 दी हुई है और मुझे पी क्यू का मान चाहिए, ये चाहिए। तो साइन रूल लगा सकते हैं हम लोग, और साइन रूल में आप कैसे जाओगे, आप कहोगे साइन पी बटे 150, क्योंकि ये 150 पता है तो इसके सामने की भुजा का इस्तेमाल करना पड़ेगा मुझे। और कोई और भुजा दी है क्या, नहीं, पी क्यू मुझे निकालना है, ये निकालना है। पी क्यू किसके अपोजिट है, 30 के अपोजिट है, तो यहाँ लिखिए साइन 30 बटे पी क्यू, पी क्यू की वैल्यू निकालनी है। सो पी क्यू की वैल्यू किसके बराबर होगी, देखिए 150 इंटू साइन 30 बटे साइन 105। अब ये वैल्यू हो गई 150 इंटू 1/2। अब साइन 105 जो है वो साइन 90 + 15 हुआ। साइन 90 + 15 को बेटा क्या बोलते हैं, cos 15 बोलते हैं कि नहीं, यस। cos 15 की वैल्यू आपको इस ट्राइंगल से मिल जाएगी, आप इस ट्राइंगल में आओ और यहां से cos 15 की वैल्यू अगर आप तलाशोगे तो आपको मिल जाएगी, यहां से √3 + 1 बटे 2 √2, ये cos 15 हो गया, ठीक है। √3 + 1 बटे 2 √2, और यही फॉर्मेट यूज करना, क्योंकि यहाँ cos की वैल्यू लिखोगे तो अजीब सी वैल्यूज आएंगी, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो cos की वैल्यू यहीं से लिखना है, √3 + 1 बाई 2 √2। तो यहाँ ये और cos 15 की वैल्यू रखी तो ये बने बोलेगा 75 बटे √3 + 1, और यहाँ 2 √2 है जो ऊपर चला जाएगा। लेकिन जो आंसर मुझे देना है अगर आप गौर से देखें तो उसमें हमें इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, रेशनलाइज करना है एक बार और। तो √3 - 1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ये √3 - 1 और √3 + 1 मिलकर 2 बनाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपकी वैल्यू आएगी जो आंसर 75 √2 आएगा इंटू √3 - 1 आएगा, ये आपका फाइनल आंसर बनेगा जो कि डी है, 75 √2 इंटू √3 - 1। वैसे आप डी ऐसे भी लगा सकते थे, जब आपने देखा कि आपके आंसर में √2 का टर्म है और √3 का भी टर्म है, तो आपके फाइनल आंसर में भी √2 और √3 दोनों के टर्म होंगे। यहाँ पर कहीं √2 का टर्म नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो आंसर डी आएगा।
तो बहुत सिंपली आप इस चीज को बिना रेशनलाइज किए भी इस स्टेज पे आने के बाद आप अगला स्टेप अवॉइड करके भी आंसर डी लगा सकते हैं, क्योंकि रूट टू का टर्म सिर्फ डी में है और कहीं नहीं है। समझ में आई बात? तो डी हमारा उत्तर ऐसे सही हो जाएगा, या फिर आप प्रॉपर सॉल्व करके रेशनलाइज कर लो, आप यहाँ तक आसानी से पहुंच जाएंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना? समझ में आ रहा है सब कुछ कि डी उत्तर क्यों सही है, 75 रूट टू इंटू रूट थ्री माइनस वन क्यों सही है? यस, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 116 गौर से देखिएगा। एक फिगर दिया है, इसमें ए बी मुझे 75 दिया हुआ है, बी सी मुझे 25 रूट 6 दिया हुआ है, जो बहुत छोटा लिखा हुआ है, मैं इसको बड़ा करके लिख देता हूँ। सी डी मुझे एक्स दिया हुआ है, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है आपका, और ये ऐसे कुछ दिया हुआ है। तो देखिए, किसी भी तरीके से अगर आप ध्यान से देखें तो ये 30 डिग्री जो एंगल दिया है, इसके अपोजिट भुजा क्या है? एसी है। मुझे एक्स निकालना है, तो एक्स के अपोजिट एंगल ये है, जो कि अभी मुझे पता नहीं है। तो मुझे किसी भी तरह से कोई एक एंगल निकालना पड़ेगा। अच्छा, एंगल कैसे निकलेगा? आप कहोगे यहां से एंगल प्राप्त हो सकता है आपको, इसका रीजन क्या है? यहां पर मुझे इसका एंगल पता है, इसके सामने की भुजा पता है। यहां भुजा पता है, सामने का एंगल मालूम नहीं है। तो अगर मैं इनको रिलेट करूं, 45 को इससे, इसको इससे, तो मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा। ये एंगल मिलने से सब मिल जाएगा, क्योंकि ये भी मिल जाएगा, क्योंकि ये एक एक्सटीरियर एंगल बनेगा इन दोनों का। तो एंगल सारे सॉल्व हो जाएंगे अगर मैं सिर्फ ये वाला एंगल निकालूं। तो सबसे पहले आप ट्राइंगल एबीसी में जाओ और ट्राइंगल एबीसी में साइन रूल लगाओ। साइन रूल में आप कहोगे साइन 45 लिखेंगे बटे 25 रूट 6 लिखेंगे, और ये वैल्यू हमारी क्या आएगी? साइन ऑफ थीटा, इस एंगल को आप थीटा बोल दो अभी, बटे 75 बनेगा। तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू अगर आप सॉल्व करेंगे तो 25 से कट के 3 बन गया। सबसे पहले तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू साइन 45, जो कि 1/√2 है, बटे रूट 6 है। राइट। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये जो वैल्यू मेरे पास है, ये है 3/√2। यहां से भी निकाल सकता हूँ, √2 यहां पर है, 2 बना देगा, 2√3 बनेगा, ये √3/2 हो गया अल्टीमेटली। तो थीटा की वैल्यू हमारी 60 डिग्री आ गई, क्योंकि साइन थीटा अगर √3/2, थीटा 60 हो गया, तो ये 60 डिग्री मिल गया। अब ये 60 मिलने के बाद बहुत कुछ मिल गया। ये 30 है तो ये भी हमारा 30 हो गया, ये x है तो ये भी हमारा x हो गया, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो ये x बन गया। अब हम पूरा प्रयास यही करते हैं कि भैया कैसे करके ये x का मान निकाला जाए। तो आप कहोगे देखो, यहां सिर्फ इस ट्राइंगल से तो आंसर नहीं आने वाला है, क्योंकि यहां पर मुझे एंगल्स तो 30-30 मालूम है। एंगल 30-30 मालूम होने से आंसर नहीं आएगा, क्योंकि दोनों भुजाएं जो इसके अपोजिट है वो तो पता ही नहीं कितनी है। राइट, क्लियर है कि नहीं है? यू डू नॉट नो इट। हाँ जी, सो वी डू नॉट नो कि भाई साइड्स क्या है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे आप? यहां आओ, ये वाला एंगल लिखो पहले आप। तो 60 45 105 हुआ, ये 75 डिग्री बना कि नहीं बना? अब दो जो ट्राइंगल है, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल में एक खास बात है कि इन दोनों में ये एक्स वाली भुजा दोनों में है। तो इनको मैं कैसे रिलेट करूंगा, इसको गौर से देखिएगा। मैं यहां से लिखूंगा कि साइन 60 बटे 75 बराबर साइन 75 बटे एक्स। ये एक रिलेशन बनेगा। यहां से एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ रही है? 75 साइन 75 बटे साइन 60, विच इन टर्न इज √3/2 लिख लेंगे। क्या ऐसा लिख सकते हैं? फिर मैं यहां आऊंगा और यहां पर भी मैं यही नियम लगाने की कोशिश करूं? नहीं, जरूरत नहीं है, क्योंकि x अब निकल जाएगा। यहां वाला मैंने x का इस्तेमाल करके इसको x बोल दिया, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो यहीं से x की वैल्यू आ गई। ठीक है, आगे कोई खेल नहीं करने की आवश्यकता है। यस और नो? x की वैल्यू आ गई या नहीं आ गई? आ गई। बस इसी को सॉल्व कर ले, आंसर मुझे मिल जाएगा। तो x को सॉल्व कर लेते हैं अब। 75 इंटू साइन 75 की वैल्यू पता है क्या आपको? √3 - 1 बटे 2√2। साइन 60 की वैल्यू है √3/2। 2 से 2 देखिए कट जाएगा, आपकी वैल्यू है 75 √3 और √3 - 1/√2। आपको बस ये देखना है कि रेशनलाइज करके मुझे कौन सा मान मिलने वाला है। तो मैं सबसे पहले इसको एक काम करूंगा, ये √2 और √3 मिलकर √6 बनाएंगे। तो मैं ऊपर और नीचे √6 से गुणा करूंगा अगर, तो ये 75 √6 बन जाएगा, इंटू √3 - 1 रहेगा। नीचे √6 जो है मुक्त होकर 6 बन जाएगा, नीचे वैल्यू 6 बन जाएगी, क्योंकि √6 से मैंने ऊपर नीचे गुणा कर दिया है। तो ये 3 दूनी 6 बनेगा, और 3 से ये 25 बनेगा। तो 25 √6 इंटू √3 - 1
अपॉन 2। ये कहीं आंसर नहीं दिख रहा है। √3 + 1 दिख रहा है, √3 - 1 कहीं नहीं दिख रहा है। कहाँ प्लस होगा? बिल्कुल सही बोला आपने। sin 75 जो है cos 15 के बराबर होता है, तो यहाँ प्लस आता है। sin 75 cos 15 के बराबर होता है। वो बेस नीचे आएगा तो √3 + 1 ही ऊपर आएगा। बिल्कुल सही बात है। तो 25√6 × √3 + 1/2, ये आंसर हो गया आपका टी। तो ये सवाल साइन रूल से हो रहा है, और साइन रूल के बाद आपका ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसका इस्तेमाल हो। अच्छा, एक चीज मैं और डिस्कस करना चाहता हूँ आप सभी से। जैसे आपको मैंने बताया कि भाई देखो, ये जो ट्रायंगल है इनकी भुजाओं का अनुपात आपको पता होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल है 30 60 90 45 45 90 15 75 90, राइट। एक और ट्रायंगल है जो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, लेकिन उनकी भुजाओं का अनुपात बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो हमारा है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। और वो कौन सा ट्रायंगल है, सो गौर से देखिएगा। अभी वो ट्रायंगल से पाला तुम्हारा पड़ा है। अगर ये 30 डिग्री हो, ये 30 डिग्री हो, तो ये कितना बनेगा? 120 डिग्री बनेगा। यहां भुजाओं का अनुपात मैं लिख रहा हूं, ये 30 के अपोजिट 1, तो इस 30 के अपोजिट भी 1 होता है, और ये √3 बनता है। ये भी ध्यान रखिएगा। ये एक स्पेशल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है 30 30 120। 30 30 120 ट्रायंगल में भुजाओं का जो अनुपात होता है वो 1 1 √3 का होता है, जिसमें नेचुरली सबसे बड़े एंगल के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है, तो 120 के सामने की भुजा √3 बनेगी, और 30 30 के सामने की भुजा 1 और 1। ये ध्यान रखिएगा, ये कई जगहों पर बहुत हेल्पफुल हो जाएगा हमारे लिए। जितनी भुजाओं के अनुपात सिंपल हैं, स्टैंडर्ड है, कोई पैटर्न है, आसान वैल्यूज हैं, उनको याद रखेंगे। जैसे ये 1 1 √3 आप कभी नहीं भूलोगे, याद रखिएगा इनको। 90 होता है तो 1 1 √2 बनता है। 45 45 90 में 1 1 √2 बनता है आइसोसेलेस राइट एंगल। ऐसे ही आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल नहीं है, 30 30 120 है, इसमें 1 1 √3 बनता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। खैर, क्वेश्चन नंबर 117 पे आइए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 117 करेंगे। PQR एक ट्रायंगल है, एंगल P π/3 है। पाई रेडियन आपको पता है, पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई रेडियन अगर 180 डिग्री के बराबर है तो π/3 जो दिया है, यानी एंगल P, वो 60 डिग्री बन जाएगा 180/3। जो एंगल Q है वो 180/4 यानी 45 बन जाएगा। अब आगे का जो कहानी है वो जरा ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा क्या है। तो आगे की कहानी कुछ ऐसी है कि ये कह रहा है कि भाई एक एंगल P है वो 60 हो गया, एक Q है वो 45 हो गया, 60 और 45 का टोटल 105 हो गया, तो ये वैल्यू हमारी 75 डिग्री हो गई। अब यहाँ क्या कह रहा है आपसे कि जो हमारा ये P और Q है, इसके बाद इसमें हमारा एक एंगल बनेगा, और ये जो एंगल है ये इसको इंटरनली एक रेशियो 3 में डिवाइड कर रहा है। QR S डिवाइड्स QR। एक मिनट, PQ गलत बनाया मैंने, हाँ मैं सही कर देता हूँ उसको। ये P है, ये हमारा Q है। एक मिनट, Q और R को नीचे ही रखेंगे क्योंकि मुझे डायग्राम ऐसे ही शो करना है, वरना उधर डालना पड़ेगा लाइन। 1 3 बन गया, ये S पॉइंट हो गया, ये P हो गया, ऐसा समझो। तो अगर PQ एंगल मुझे पता है तो R एंगल 75 डिग्री हो जाएगा, ऐसा हो गया। तो ठीक है, ये 60 हो गया, ये 75 हो गया, और ये वैल्यू हमारी टोटल 45 डिग्री है। सॉरी, ये 45 है, ये 75 है, ये 60 है। अब सब सही बना दिया मैंने, ठीक है। ये 1:3। मुझे पूछा क्या जा रहा है, देखो, QPS और RPS, यानी ऊपर वाला एंगल दो हिस्सों में तोड़ दिया हमने, मान लिया अल्फा और बीटा, तो साइन अल्फा और साइन बीटा का रेशियो पूछा जा रहा है। ये सवाल स्टैंडर्ड सवाल है, इसके लिए मैं एक डेरिवेशन कराता हूँ छोटा सा, जिससे आपको ये हमेशा याद रहेगा। ठीक है, छोटा सा डेरिवेशन है, कर लेते हैं, और वो आपको रिजल्ट ध्यान रखना है, कैसे ध्यान रखना है सब समझाऊंगा मैं। तो लेट अस कम बैक, ये साइन रूल का इस्तेमाल करके इस पर्टिकुलर सवाल में हम लोग क्या सीख सकते हैं, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। सो मैं इसको कुछ ऐसा बना रहा हूं कि मेरे पास एक एंगल है लेट से, और यहां पर मैं इस एंगल को लेट से अल्फा बोलूंगा, और मैं इस एंगल को बीटा बोलूंगा। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये
हमारा मान लिए त्रिभुज है ए बी सी है और यहाँ पर हमारा डी है। ये मान लो कि डी पॉइंट इसको m रेशियो n में तोड़ रहा है, रेशियो दिया हुआ है m रेशियो n में बांट रहा है। ठीक है, क्लियर सभी को कि नहीं? अब ध्यान से देखिएगा, ये जो एंगल है जिसको मैं बोलूंगा साइन ऑफ BAD, या ऐसा कर लेते हैं, इसको आप थीटा बोल दो और इसको आप फाई बोल दो, इसको आप अल्फा बोल दो, इसको आप बीटा बोल दो। अब ठीक, तो साइन अल्फा बटे साइन बीटा मुझे निकालना है थीटा और फाई के टर्म्स में, फॉर एग्जांपल ये हमें कैलकुलेट करना है। हाउ डू वी डू दैट? तो AD वो कॉमन भुजा है जो दोनों में है, तो हम कैसे इसको लिखने जा रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा कैसे लिखेंगे इसको। तो लेटस से मैंने कहा कि मैं अल्फा और थीटा को यूज कर रहा हूं ABD ट्रायंगल में। तो मैं सबसे पहले ABD ट्रायंगल में आऊंगा, अल्फा और थीटा को कैसे यूज करूंगा, तो मैं जैसे लिखूंगा कि साइन अल्फा बटे BD की जो वैल्यू है वो साइन थीटा बटे AD के बराबर है या नहीं है? यस। क्या यहां से मैं लिखूंगा कि जो AD की वैल्यू है वो साइन थीटा वो BD इंटू साइन थीटा बटे साइन अल्फा के बराबर है? यस, कोई शंका नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही आप त्रिभुज ADC में जाइए, ADC में क्या फर्क आएगा, जहां BD है वहां CD हो जाएगा, जहां अल्फा है वहां बीटा हो जाएगा। AD की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी यहां पर निकल के DC इंटू साइन फाई बटे साइन बीटा। वही काम यहां भी कर दो आप, AD की वैल्यू ये निकल के आएगी। AD दोनों जगह इनको हम बराबर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस। अगर मैं इन दोनों को बराबर करूं तो देखिए क्या मिलेगा आपको, BD साइन थीटा बटे साइन अल्फा इक्वल्स टू DC साइन फाई बटे साइन बीटा। जैसा नो, अब यहां से साइन अल्फा बटे साइन बीटा कैसे निकलेगा? साइन अल्फा बटे साइन बीटा करोगे आप तो यहां देखो क्या मिलेगा, BD बटा DC साइन थीटा बटे साइन फाई विच इज m साइन थीटा बटे n साइन फाई। देखो, साइन अल्फा बटे साइन बीटा इज इक्वल टू m साइन थीटा बटे n साइन फाई। सो देयर इज अ पैटर्न, साइन अल्फा बटे साइन बीटा इज इक्वल टू m साइन थीटा बटे n साइन फाई। क्या आपको ये याद रहेगा? यस और नो? तो इस रिजल्ट का आपको बहुत लाभ मिलेगा। जैसे पिछला जो सवाल है उसमें एग्जाम में बैठ के अब डेरिवेशन नहीं करना है हमको, हम सीधा वो रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं, राइट? वी कैन अप्लाई द रिजल्ट डायरेक्टली। जैसे सवाल देखते हैं, इस सवाल में अगर आपको अब इसको करना हो तो आप कैसे करोगे? आप कहोगे आपको सवाल में साइन अल्फा बटे साइन बीटा ही पूछ लिया है, मतलब इन दोनों का रेशियो पूछ लिया मुझसे, तो मैं लिखूंगा यहाँ से साइन अल्फा बटे साइन बीटा अगर आपने मुझसे पूछा है तो वैल्यू बनेगा 1 इंटू साइन 45 डिग्री, 1 इंटू साइन 45 डिग्री बटे 3 इंटू साइन 75 डिग्री। सो साइन 45 डिग्री इज 1 बाई रूट 2, साइन 75 डिग्री इज रूट 3 प्लस 1 बाई 2 रूट 2। रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा और आप इस वैल्यू को गौर से कर देखें तो आपको क्या मिलेगा, 2 अपॉन 3 इंटू रूट 3 प्लस 1। यस और नो? यस, ठीक है। आपको अब बताऊं एक चीज इंटरेस्टिंग, ये जो सवाल आप कर रहे थे इस सवाल को आप उस तरीके से भी कर सकते थे। जब आपने ये वाला एंगल निकालने में थोड़ी मेहनत थी कि ये एंगल आप निकालोगे 30 डिग्री है, तो ये तो आपको कहीं ना कहीं निकालना पड़ा, बट आफ्टर दिस वो फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप। खैर खास टाइम नहीं बचेगा क्योंकि उसके बाद एक स्टेप में आपका आंसर आ रहा है, बट आप यहाँ लिख सकते हैं कि 25 रूट 6 इंटू साइन 75 डिग्री डिवाइडेड बाई एक्स साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 अपॉन साइन 30। बट वहां पहले ये वाला एंगल एक बार जरूर निकालना पड़ेगा, इसलिए यहाँ उतनी यूटिलिटी नहीं है इसकी, बट लगाने को एक स्टेप के बाद लगाया जा सकता है फॉर्मूला। यहाँ डायरेक्ट यूटिलिटी है, यहाँ आपने साइन अल्फा बटे साइन बीटा ही पूछ लिया तो सीधे यूटिलिटी है, वरना एग्जाम में आप बैठ के यही वाला काम पूरा करना पड़ेगा आपको बार बार। अगर आपको ये नियम नहीं पता है पहले से तो आप ये डेरिवेशन करोगे, बैठ के वैल्यू डाल के डेरिवेशन कर रहे होगे, टाइम वेस्ट करोगे, वो नहीं कर सकते आप। आपको ये रूल रिजल्ट ध्यान रखना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया अभी। 118वें सवाल पे आ जाइए। कह रहा है 3 भुजाएं आपको ट्राइंगल की दी हैं, 14, 8 रूट 3 और 2 रूट 3, सबसे छोटा एंगल क्या है? तो
सबसे छोटा एंगल कैसे बनेगा? तो आप कहोगे स्मॉलेस्ट साइड जो होता है उसके अपोजिट में होता है स्मॉलेस्ट एंगल। यस और नो? तो मुझे स्मॉलेस्ट साइड खोजना है, कौन सा है? अब ये थोड़ा सा दिमाग लगा के खोज पाओगे आप। यहाँ ऐसा नहीं दिख रहा है 14, 8, 2, नहीं, हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू सबसे छोटी है। तो अगर 3 वैल्यूज मुझे दी हैं और सबसे छोटा पता करना है मुझे, और रेशनल भी है, इरेशनल भी है, तो आप सबका स्क्वायर कर लो। स्क्वायर करने पे ये 196 हो जाएगा, ये 8 28 64 192 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 13 चौके 52 हो जाएगा। तो आप कहोगे सबसे छोटी भुजा जो है वो ये है, 52 वाली। ठीक है, स्क्वायर करके देख लिया, डायरेक्ट भी देख सकते हो, ऐसा कुछ बहुत मुश्किल नहीं है। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो 8 × 1.7 और ये 2 × 1300 है तो 3.6 1296 होता है उसका स्क्वायर, 12.96, तो 3.6 हो सकता है। तो नेचुरली ये वैल्यू सबसे छोटी आएगी 2√13, या स्क्वायर करके मैच कर लो कि 2√13 सबसे छोटा है। तो अब मुझे करना क्या पड़ेगा? बेसिकली ऐसे समझिएगा, एक भुजा 14 है, एक भुजा 8√3 है और एक भुजा 2√13 है। तो मुझे इसके सामने वाला एंगल निकालना है। कोसाइन रूल लगेगा, और कोसाइन रूल कैसे लगेगा? इसके अपोजिट एंगल थीटा बोलो। अब मुझे ये वाला एंगल निकालना है कॉस थीटा, तो कोसाइन रूल कैसे लगता है? ये जो कॉस थीटा बनता है वो इसका स्क्वायर होता है। ये एंगल जिन दो भुजाओं के मिलने से बन रहा है, पहले आप उनका स्क्वायर करते हैं, माइनस में इसका स्क्वायर करते हैं, तो 2√13 का होल स्क्वायर बनेगा, डिवाइडेड बाई जो जिन दो भुजाओं से ये एंगल बना है उसको 2 ऐसे करके डाल देते हैं। अब हम यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू लिखेंगे। कॉस थीटा की वैल्यू आएगी 14 का स्क्वायर 196, ये बना 192 माइनस 52 बटे वही 2 × 14 × 8√3, ऐसे लिखिए एज इट इज। लेट्स ऐड एंड सबट्रैक्ट। देखो इन दोनों का अंतर 140 हो गया, और अगर आप 140 यहाँ जोड़ेंगे तो ये 336 बनेगा, बटे 2 × 14 × 8√3। ठीक है, कितना आ रही है वैल्यू आपकी? 14 दूना 28, 28 को 8 से अगर आप गुणा करते हो, आप ऐसे काट लो, 14 से काट लो सीधे, 14 दूना 28, 14 चौका 56 बनेगा। फिर आप 2 से काटेंगे तो 12 बनेगा, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, 4 से काटेंगे 4 3 12, 4 दूनी 8 बनेगा। तो ये अल्टीमेटली वैल्यू जो बनेगी वो √3/2 बनेगी, और cos थीटा अगर √3/2 है तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, या 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री। ठीक, बहुत आसानी से ये प्रश्न आपका हल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक मजेदार बात मैं आपको और बताता हूं, बताऊं? इस सवाल का उत्तर मैं बी लगा सकता था बिना सॉल्व किए हुए। पूछो कैसे? ये तो तरीका है सवाल को करने का, बट बिना सॉल्व किए भी इसका उत्तर बी लगा सकता हूं मैं। पता है कैसे? देखो ऐसे, 15 डिग्री में आपको भुजाओं का अनुपात में बता चुका हूं, या ऐसे छोड़ो, वो राइट एंगल का केस होता है। आपको दूसरे तरीके से समझाता हूं, लगा सकता हूं या नहीं लगा सकता हूं, मैं आपको समझाता हूं। देखो 60 डिग्री इसलिए नहीं सही है क्योंकि अगर तीनों एंगल 60 60 60 हो जाएं, गौर से देखिएगा, तो तीनों बराबर हो गए। ठीक है, आपको स्मॉलेस्ट एंगल 60 से छोटा ही रखना पड़ेगा। एक 60 से छोटा होगा तो एक 60 से बड़ा हो जाएगा। क्या स्मॉलेस्ट एंगल 60 से बड़ा हो सकता है? जरा इसको सोचिए। कैन यू थिंक ऑफ एनी ट्राइंगल जहां पर स्मॉलेस्ट एंगल 60 से बड़ा हो? थिंक अबाउट इट, हो ही नहीं सकता। देयरफॉर दिस इज रॉन्ग, ये तो संभव नहीं है। 20 डिग्री इसलिए सही नहीं होगा कि आप अगर कोसाइन रूल लगाएंगे तो 20 डिग्री को पहचानेगा कौन यार? मानते हो कि नहीं मानते? कैन यू आइडेंटिफाई 20 डिग्री? नो, मैं कोसाइन रूल लगा लूं और राइट साइड में एक मान आ भी जाए तो मैं जानूंगा ही नहीं कि वो कौन है। जैसे जब आप नंबर्स नहीं जानते थे, अब तुम्हारे सामने, या तुम आप पैसे को नहीं जानते थे कि पैसा क्या है, अब तुम्हारे सामने नोट पड़ी हुई है तो तुम्हें क्या पता कि वो क्या है। सिमिलरली मैं 20 डिग्री का मान नहीं जानता हूं, अगर मैंने कोसाइन रूल लगाया, सॉल्व किया और 20 डिग्री राइट साइड में आ भी गया तो भी मैं जान पाऊंगा क्या? नहीं जान पाऊंगा।
यस और नो? उत्तर अब 15 और 30 में से ही एक है। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, जिसको बहुत गौर से सुनिएगा, ध्यान से, इत्मीनान से। जब आप कोसाइन रूल लगाते हो तो कोसाइन रूल के प्रोसेस में आपको पता है तीनों भुजाओं के स्क्वायर का कुछ करते हैं ऊपर, रूट खत्म हो जाएगा। नीचे जाओगे दो भुजा का गुणा करोगे आप। संभावना समझना, दो भुजा का गुणा मान लिया, इन दोनों का मैंने किया, इन दोनों का अगर गुणा किया आपने तब तो रूट रहेगा ही नहीं, राइट? तो ऑब्वियसली वो केस भी नहीं है, रूट तो होगा ही, तो शायद इन दोनों का गुणा होगा या इन दोनों का गुणा होगा। रूट एक ही जगह होगा तो 15 डिग्री भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 15 डिग्री में रूट ऐसे बनता है, √3 - 1। अगर cos 15 बना, कैसे बनेगा आपका? √3 + 1/2 √2, यानी √2 का टर्म भी आएगा, √3 का भी टर्म आएगा। वो केस तो है नहीं, तो आपको देख के साफ साफ दिख रहा है कि √2 तो है ही नहीं कहीं, √2 कहां से बन सकता है? बन ही नहीं सकता है इसमें। एंड देयरफॉर माय आंसर हैज टू बी बी, देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी। बट इतनी एनालिसिस क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में एग्जाम में हो पाएगी? इफ यू प्रैक्टिस इट वेल। नहीं, नो मत बोलो, मैंने क्या बोला? आपकी जो आज की परिस्थिति है उसके हिसाब से नहीं हो पाएगी। ओके, ऑब्वियसली नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप गणित को हमेशा मेमोरी से करते हुए आए हो, आदत नहीं है। बट क्या एग्जाम में हो जाएगी? हो सकती है, अगर आप जब सवाल करें तो इन सब क्रिटिकल एनालिसिस पे हिस्सा दें, ध्यान दें, तो होगी, वरना नहीं होगी। समझे मेरी बात की नहीं? यस। तो इट्स अ पॉइंट वर्थ स्पेंडिंग सम टाइम ऑन, डिपेंडिंग ऑन आपका कितना कंफर्ट है। बाकी ट्रेडिशनल प्रोसेस तो है ही है, आप समय थोड़ा सा दोगे उससे उत्तर निकल जाएगा, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अगर आप ये चीज सोच पाए तो टाइम एडवांटेज है बहुत तगड़ा, क्योंकि जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ इतना टाइम लगता नहीं है। 60-20 तुरंत एलिमिनेट हो जाएगा, और 15 होगा ही नहीं, क्योंकि √2 बनेगा ही नहीं, 30 डिग्री करेक्ट हो गया, हार्डली कोई टाइम लगना है इसमें। सो इट्स समथिंग टू प्रैक्टिस फॉर। बट अगेन आई एम सेइंग, ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ये नहीं आएगा तो सवाल नहीं होगा। ट्रेडिशनल तरीका तो आपके पास मौजूद ही है, जो सारी जनता ट्रेडिशनली यूज करने वाली है, तो कोई टेंशन लेने वाला विषय नहीं, बात नहीं, ठीक। बट ये अल्टरनेट थिंकिंग है जो कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 119 देख लेते हैं। त्रिभुज एबीसी में एबी बीसी की वैल्यू दी है, एडी हमें एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, लेंथ बताना है एडी का, बीसी हमें एक इंटीजर दिया हुआ है जो कि 20 सेंटीमीटर से बड़ा है। बहुत अच्छा सवाल है यार। बीसी एक इंटीजर है जो कि 20 सेंटीमीटर से बड़ा है। हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व फॉर दिस? लेट्स सी। ठीक है, सौरभ जी क्यों भाई आप सवाल कर रहे हो? इसका उत्तर आपको भी पता है, लेकिन आप जबरदस्ती पूछ रहे हो मुझसे, क्योंकि सीधा सवाल पूछोगे तो पता है तुम्हें डांट पड़ेगी, तो टेढ़ा घुमा के पूछ लो। मैं यार मैथ्स का टीचर हूं, पढ़ा सकता हूं कुछ भी, बट मैं स्टार्ट विषय नहीं पढ़ा सकता हूं ना, टाइम नहीं है मेरे पास इतना बेटा। हाँ जी, पढ़ाने का काबिलियत तो, पढ़ाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर टीचर एक विषय पढ़ा सकता है तो बाकी भी पढ़ा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि समय भी तो चाहिए ना यार। एक विषय में ही वही एक्सपर्टाइज है, उसी में पूरा टाइम निकल जाता है। ठीक है, जब मैं एसएससी के लिए पढ़ाने आया था तो उसके पहले बैंक पढ़ा रहा था, उसके पहले कैट पढ़ा रहा था। दिमाग में था कि वापस से बैंक पढ़ाएंगे, वापस से कैट पढ़ाएंगे, बट टाइम ही नहीं मिला। इसी विषय में दूसरे एग्जाम को पढ़ाने का टाइम नहीं मिला। तो बहुत ही कंज्यूमिंग हो जाता है, मतलब इट्स नॉट पॉसिबल टू टीच सो मेनी सब्जेक्ट। एंगल बाइसेक्टर है थीटा और थीटा, ठीक है। तो जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जरा इसको गौर से समझिएगा कि एंगल बाइसेक्टर है और बीसी एक इंटीजर है जो 20 से बड़ा है। इस जानकारी का हम कैसे इस्तेमाल करें कि बीसी हमारा 20 से बड़ा है और इंटीजर है? एक चीज तो मुझे पता है त्रिभुज की प्रॉपर्टी से कि बीसी जो है वो 16 और 12 28 से छोटा होगा। ये पता है कि नहीं पता है? yes. त्रिभुज की तीसरी भुजा, दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तो बीसी 28 से छोटा होगा, ये पता है। ये भी पता है कि बीसी हमारा 4 से बड़ा होगा, क्योंकि 16-12 का अंतर 4 है। ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हो गई। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से मुझे ये भी पता है कि बीडी और डीसी का जो अनुपात है ये 12/16 है। 4 × 12 4 × 16, तो ये वैल्यू आपकी 3:4 के बराबर है, ये भी पता है। अब बहुत मजेदार चीज यहां से होने वाली है। अगर ये 3:4 में है तो आप बोल सकते हो कि बीसी की जो टोटल लेंथ है वो 7K होगी। यस और नो?
4 3 7 के, और चूंकि मुझे इस टोटल वैल्यू को इंटीजर रखना है तो k की वैल्यू मेरी कोई ना कोई इंटीजर या नेचुरल नंबर होगी। k हमारा एक नेचुरल नंबर होगा। यस, मैं k को ऐसे कुछ उटपटांग नहीं ले सकता हूं ना। क्लियर? यस, 3:4 में भी रखना है, और अगर टोटल 7 के आया तो मैं k को कुछ ऐसा इंटीजर टाइप का लेके चलूं शायद। क्या k का नेचुरल नंबर होना जरूरी है? ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा आवश्यक नहीं है। k तुम्हारा 22/7 भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, क्या दिक्कत है? k 22/7 हो जाए, bc तो हमारा तब भी नेचुरल नंबर बनेगा। तो एक्चुअली में इस सवाल में bc के बहुत सारे मान संभव हैं। bc के बहुत सारी bc इंटीजर अगर मुझे रखना है तो मैं k की वैल्यू को क्या रख सकता हूं? 22/7। 20 से बड़ा है ना, तो bc क्या हो सकता है? 22 हो सकता है। bc हमारा 23 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 26 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है। तो bc के बहुत सारे इंटीजर मान संभव हैं। Why only 21? समरजीत जी बताएंगे आप मुझे क्यों? bc की ये सारी वैल्यू संभव है यार। आप लोग गलती कहां करते हो सोचने में कि k इंटीजर होना चाहिए। k इंटीजर होना जरूरी नहीं है। सवाल ने क्या बोला है? क्या सवाल ने बोला है bd इंटीजर होना चाहिए? क्या सवाल ने बोला है dc इंटीजर होना चाहिए? नहीं, सवाल ने बोला है कि bc इंटीजर होना चाहिए। तो bc इंटीजर हो सकता है, bc की वैल्यू 7k के बराबर है। मैं k को 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 रख लूं। bc इंटीजर, तो bc की सारी वैल्यूज पॉसिबल है। तो इस पर्टिकुलर सवाल का अगर आंसर आप मुझसे पूछोगे कि क्या होना चाहिए, तो मैं लिखूंगा मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल। एक फिक्स वैल्यू नहीं मिलेगी आपको, मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल। क्या ये बात सभी को समझ में आई? अब आप कहोगे सर इसमें लेकिन ऐसे तो कैसे करें, कौन सा आंसर लगाएं? तो इस सवाल में एक छोटा सा करेक्शन जरूरी है कि यहां जो bc एक इंटीजर लिखा है, इससे काम नहीं बनेगा। आपको यहां लिखना पड़ेगा bd एंड dc आर इंटीजर्स। आप जब तक ये नहीं लिखेंगे कि bd और dc इंटीजर हैं, तब तक k इंटीजर नहीं बनेगा। सिर्फ ये बोल देना कि bd एक इंटीजर है तो भी बात नहीं बनेगी, ठीक है? आप ये कंडीशन हटा दो कि bc एक इंटीजर है, ये रिमूव कर दो आप यहां से, नहीं चाहिए मुझे। आप ये लिखो कि bd एंड dc आर इंटीजर। आप इस सवाल की अगर सही भाषा मुझसे पूछेंगे तो मैं वही बता रहा हूं आपको कि सवाल ऐसे होना चाहिए, सवाल ऐसे बनेगा, ये सवाल ऐसे बनेगा। हाँ जी, सो देखो यहां आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि bc की वैल्यू 20 सेंटीमीटर से बड़ी है। सवाल ऐसा होना चाहिए कि bc इज 20 सेंटीमीटर से बड़ा है और bd और dc हमारे इंटीजर है। सवाल में ये लिखना पड़ेगा। जब तक ये नहीं लिखेंगे सवाल में, तब तक ये सवाल नहीं होने वाला है, क्योंकि ऐसे बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल है। तब हम बोलेंगे कि मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल। यस और नो? यहाँ 21 भी लिखना चाहिए था मुझे, मतलब सारी वैल्यूज पॉसिबल थी एक तरह से, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। तो रेंज क्या है? 20 से बड़ा है, और 20 से बड़ा इतना मान संभव है। लेकिन जब ये लिख दे कि bd और dc को इंटीजर रखना है, तो मैं बोलूंगा कि भाई k हमारा क्या होना चाहिए? एक नेचुरल नंबर होना चाहिए या फिर इंटीजर होना चाहिए। और k अगर हमारा नेचुरल नंबर और इंटीजर होना चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें bc की वैल्यू निकालनी। हाँ जी, तो bc की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। और bc की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? एक सेकंड में आता हूँ। ऑलराइट, सो देखिए मैंने क्या बोला यहाँ पर, ये बात समझ में आई सभी को? ठीक है, तो सवाल में ये अगर लिख दे कि bd और dc हमारे इंटीजर्स हैं, तब हमारा आंसर मेनी वैल्यूज और पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि तब इंटीजर में हम जाएंगे और हम क्या बोलेंगे कि k को हमें नेचुरल नंबर या इंटीजर रखना पड़ेगा। तो bc की सिर्फ एक वैल्यू संभव है और वो है 21 सेंटीमीटर। एक फिक्स वैल्यू आ जाएगी bc 21 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 7 त्रिक 21 ही है, 7 चौके 28 होता है। 28 लोगे तो इसके बाहर निकल जाओगे, 28 ले नहीं सकते। और कहने का मतलब ये है, आप कहोगे सर 7 दूनी 14 ले सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि 20 से बड़ा भी लेना है। तो एक ही वैल्यू हो गई फिक्स, bc 21 हो गया। अब bc अगर आपका 21 आ गया, ये मान आपका 21 आ गया, तो ये 9 बन गया और ये वैल्यू 12 बन गई। बनी कि नहीं बनी? यस, 9 और 12 हो गई। अब आपको मैं बता चुका हूं, अगर आपको ध्यान हो, जब हमने स्टीवर्ट थ्योरम किया था कि एंगल बाइसेक्टर के केस में एक स्पेशल नियम बनता है कि ये जो AD स्क्वायर की वैल्यू आती है ना, ये AB इंटू AC
माइनस BD इंटू DC के बराबर होती है। याद है आपको ये नियम? एंगल बाइसेक्टर के केस में दिस इज द रूल, AD स्क्वायर की वैल्यू AB इंटू AC माइनस BD इंटू DC के बराबर होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं AD स्क्वायर की वैल्यू आएगी 12 इंटू 16, 12 इंटू 16 192 होता है, ठीक है, माइनस BD इंटू DC की वैल्यू 12 9 या 108 हो गया। तो AD की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? AD स्क्वायर की वैल्यू 84 यानी 84 आ गई, और AD की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 2√21 आ गई यहाँ से। तो ये अच्छा सवाल है, लेकिन यहाँ पर सवाल में एक कमी थी, और उस कमी को पहले करेक्ट करना जरूरी है, ठीक है, कि क्यों अगर हम लेटेस्ट से नहीं लिखेंगे कि BD और DC इंटीजर्स हैं तो बहुत सारे मान संभव हो जाएंगे, और बहुत सारे अगर मान संभव हो जाएंगे तो फिर आप आंसर कैसे निकालोगे? समझ में ये बात की नहीं? यस। और ये जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपको नहीं पता एग्जाम में कहीं नन ऑफ दीज गलती से सवाल में डाल दे, तो नन ऑफ दीज डालने के बाद फिर आप जान नहीं पाओगे ना कि सी लगाना है, मतलब डी लगाना है इस सवाल में। अगर ये ना कंडीशन दी हो, नन ऑफ दीज हो, तो नन ऑफ दीज करेक्ट होगा ना फिर, ठीक है। समझ में आएगी नहीं? चलो 120वां सवाल देखते हैं। त्रिभुज हमारा XYZ है, इसमें YZ की लेंथ दी है, XZ की लेंथ दी है, XZY दिया हुआ है, और बाकी दोनों एंगल्स हमें कैलकुलेट करना है। 3/12 कैसे आया? 3/12 कैसे आया? कहाँ 3/12 लिखा हुआ है? 3:4 है। 3 यहां देख रहे हो, 12 यहां क्यों देख रहे हो? जब K की वैल्यू मैंने कहा 3 होगी तो 3 त्रिक का 9 है ये, और 4 तियां 12 है, ठीक है, समझे कि नहीं? चलिए सवाल फटाक से करिए। YZ, तो ये XYZ लिखो, XY की वैल्यू 4 है, YZ की वैल्यू 2 इंटू 1 प्लस √3 है, और XZY ये एंगल मुझे 60 डिग्री दिया हुआ है। बाकी दोनों एंगल निकालें, बाकी दोनों एंगल निकल जाएंगे अगर मैं एक बाकी एंगल निकाल लूं। ये 60 है तो दोनों का टोटल 120 बनेगा, यहाँ भी 120 है, यहाँ भी 120 है, यहाँ भी 120 है, यहाँ भी 120। ये तो गलत है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल तो देखो है नहीं, ये तो भैया इतना तो पता है, ठीक है, तो ये होना नहीं है ऐसी। दिख रहा है दो भुजाएं अनइक्वल हैं, तो अगर अनइक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं है, ठीक है, तो वो तो कोई टेंशन नहीं है। मुझे कोई एक और एंगल निकाल लेना है तो उससे मेरी बात बन जाएगी। तो वो एक और एंगल कैसे निकलेगा? साइन रूल लगेगा, कोसाइन रूल लगेगा, जरा इसको समझते हैं। आपको जो दो भुजाएं पता है, उन दोनों भुजाओं के सामने का एंगल नहीं पता है, तो यहां पर हमें साइन रूल लगाने का कोई फायदा नहीं है, यहां हमें कोसाइन रूल लगाना पड़ेगा, और कोसाइन रूल लगा के पहले ये वाली भुजा निकालनी पड़ेगी। जब ये वाली भुजा निकल जाएगी फिर हम साइन रूल लगाएंगे और मेरा आंसर आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, cos 60 लिखिए, cos 60 की वैल्यू 1/2 है, और ये बनेगा आपका, ये एंगल दो कोणों से बन रहा है तो 4 चौके 16 हो गया, भुजाओं से बन रहा है, ये बनेगा आपका 4 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे 4 इंटू 3 1 4 प्लस 2√3, 4 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मैंने लेट्स से इस भुजा को बोल दिया है कुछ भी ए बोल दिया है, तो माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 प्लस √3। अब यहां से आप पहले ए को सॉल्व करिए और बताइए कितना आएगा। 2 से 2 कट जाएगा, ये 4 दूनी 8 इंटू 1 प्लस √3 बनेगा, और यहाँ पर ये वैल्यू हो गई आपकी 4 चौके 16 16 32, 32 प्लस 8√3 और माइनस ए स्क्वायर। तो 8 प्लस 8√3, 8√3 कट जाएगा, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 32 माइनस 8 24, ए की वैल्यू आ रही है 2√6, दिस वैल्यू केम आउट टू बी 2√6। तो पहले सॉल्व किया, ए निकल गया। अब ए निकालने के बाद अब आप साइन रूल लगाओ, क्योंकि ये एंगल पता है, ये साइड पता है। तो जैसे मैं कहूंगा साइन 60 बाई ये बोलूंगा, देखो साइन 60 बाई 2√6, उसके अपोजिट भुजा पता लग गई, इज इक्वल टू, इसको थीटा बोल दो आप, साइन थीटा बटे 4, ठीक, 2 दूनी 4 बनेगा। अब यहां से अगर आप साइन थीटा की वैल्यू सॉल्व करें तो ये √3/2 हुआ, √3 से बनेगा ये 2√2 2 1/√2, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। थीटा अगर 45 आ गया तो टोटल 120 चाहिए, डी हो गया, ये 60 हो गया, ये 45 आ गया, तो ये भी निकल गया 75। अच्छा सवाल है। साइन कोसाइन रूल दोनों की प्रैक्टिस हो गई यहीं पर, है ना। पहले हमने लगाया कोसाइन रूल, और कोसाइन रूल लगा के हमने कैलकुलेट किया कि तीसरी भुजा क्या है। तीसरी भुजा निकलने के बाद फिर से हमने लगाया साइन रूल, और साइन रूल लगा के एक एंगल निकल गया, और एक एंगल निकलने के बाद बाकी दोनों एंगल भी हमारे निकल गए, ठीक है। तो आज बेटा पढ़ना इतना ही था, और कल शाम को भी 6 बजे क्लास होगी। और जी हाँ, ड्राइव लिंक मैं आपको बेटा कल दे दूंगा, बीच में क्लासेस हुई नहीं तो वो चीज़ भी मिस हो गई। ड्राइव लिंक आपको मैं कल दे दूंगा, माफ़ कीजिएगा मुझे। कल शाम को 6 बजे आपकी क्लास होगी, और आपके जो भी डाउट्स हैं वो कल लूंगा मैं। आज की क्लास समाप्त होती है, कल आइएगा और पढ़ने के मन से आइए हर क्लास में। मेरा पढ़ाने का बहुत मन है आपको, इसके लिए मैं बना रह गया, क्योंकि मैं चाहता था कि गणित की आपकी जो कमी हो वो ना रहे, और बस पढ़ने के मन से आइए अच्छे से। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो सारी चीज़ें अच्छे से होंगी, अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे, आप
चैट में पढ़ाने ही नहीं देंगे हमको तो फिर मुश्किल हो जाता है, ठीक है? तो वो मत करिए आप लोग। अच्छे से पढ़िए, सीखिए, बाकी आप फीडबैक दो, बाकी मुझे क्रिटिकल फीडबैक से दिक्कत नहीं है, बट मुझे लगता है कि गिव इट एट अ राइट टाइम। क्लास के अंत में बात कर लो मुझसे, तो मैं हर सवाल का बहुत पोलाइटली उत्तर देता हूँ, मैं बहुत सुलझा हुआ आदमी हूँ। और हर सवाल के जवाब मेरे पास हैं भी नहीं बेटा, क्योंकि कुछ चीज़ें आप ऐसे पूछते हो जिसमें मेरा कोई रोल नहीं है, तो मैं उसका जवाब कैसे दे सकता हूँ? ठीक है? तो कई चीज़ें जो मेरे हाथ में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। आप मुझसे गणित से रिलेटेड चीज़ें पूछो, आप मुझसे तैयारी से रिलेटेड चीज़ें पूछो, ज़िंदगी से रिलेटेड चीज़ें पूछो, तो उसके बारे में सब बता दूँ आपको। लेकिन जो चीज़ें मुझे नहीं पता हैं, वो मैं कैसे बता दूँ? ठीक है? सो अच्छे से आप सीखिए, बाकी कोई तकलीफ नहीं है। मुझे पढ़ाने का शौक है, आप बस अच्छे से आके पढ़िए। अच्छे से सिलेबस करेंगे आपका और इंश्योर करेंगे कि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करें। ठीक है? कल शाम को 6 बजे। धन्यवाद। थैंक यू।